नमस्कार कक्षा 11 के बच्चों। अभी तक हम लोगों ने समास में पहला जो है सबसे पहले तत्पुरुष समास पढ़ा जो आपके पाठ्यक्रम में था। आज हम लोग जो है कर्मधारय समास पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, ये यहाँ से कर्मधारय समास शुरू है। ठीक है, निशान लगा दिए। तो पहले सबसे पहले देखिए कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे सूत्र इसका। तो विशेषेण बहुलम, अर्थात जहाँ विशेषण का समानाधिकरण विशेष्य के साथ बहुलता से होता है। ठीक है, विशेषण तो विशेषेण बहुलम, जहाँ विशेषण का समानाधिकरण विशेष्य के साथ बहुलता से होता है। ठीक है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। यह समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। इस समास में दोनों पदों की जो विभक्तियाँ होती हैं वो एक समान होती हैं। यदि लिंग विषम है तो द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद के आधार पर लिंग का निर्णय किया जाता है। उत्तर पद मतलब बाद में जो शब्द आता है उस शब्द के आधार पर इसका निर्णय लिंग का किया जाता है। तो इस प्रकार से कर्मधारय के 4 भेद हैं। तो बच्चों, कर्मधारय समास के बारे में आपने सूत्र समझा कि विशेषण बहुलम। एक बार फिर से देख लीजिए, अर्थात जहाँ विशेषण तो कह रहे हैं विशेषण का समानाधिकरण विशेष्य के साथ बहुलम यानी बहुलता से होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ये समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। तो इस समास में दोनों पदों की विभक्तियाँ जो होती हैं वो समान होती हैं। यदि इसमें लिंग विषम होता है तो द्वितीय पद यानी कि जो उत्तर पद होता है उसके आधार पर लिंग का निर्णय किया जाता है। कर्मधारय समास के भी 4 भेद हैं। तो पहला इसमें भेद देखिएगा, ये नीचे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास में यदि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद, एक मिनट पेज को पलट देते हैं। हाँ देखिए यहाँ से, ठीक है। तो कह रहे हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास में यदि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य है तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। हेडिंग ही इसकी विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है। तो कहने का मतलब इस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। तो इसमें देख लीजिए, पहला इसमें है बच्चों, देखिएगा हम निशान नीचे को बनाते हैं। ये दो समस्त पद जो दिया हुआ है और समास विग्रह दिया हुआ है और हिंदी अर्थ इसका दिया हुआ है। तो नंबर 1 पे यहाँ पर है, ये निशान छोटा सा बनाए हैं, मधुर फलम। ठीक है बच्चों, शब्द क्या है? समस्त पद जिसे कहते हैं। तो समस्त पद जो है इसमें है मधुर फलम। तो मधुर फलम में जो फलम है बच्चों, मधुर और फलम दो अलग अलग शब्द हैं। तो फलम जो है वो नपुंसक लिंग का शब्द है। कहते हो ना फलम फले फलानि। तो फल शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है। तो नपुंसक लिंग के लिए चतत का प्रयोग यहाँ पर होता है। समास विग्रह जब आप करेंगे तो सामने लिखा हुआ है
ये दूसरी लाइन में, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पर, हाँ, तो इसमें जो है, एक सेकंड, तो इसमें हमने कहा कि ये यहाँ देखिए, इसमें भी पहला देखिए, तो मधुर फलम, तो इसका विग्रह जब होगा, अलग जब करेंगे हम, तो मधुरम च तत्फलम, ठीक है। तो जो ये मधुर फलम है, तो फलम में शब्द नपुंसक लिंग का है ना। तो मधुर फलम जब अलग किए तो मधुरम, ये भी नपुंसक लिंग में आया, तो मधुरम च तत्फलम, मधुर जो फल, मीठा जो फल, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों ये नपुंसक लिंग का उदाहरण है। और इसी में दूसरा आप देखेंगे, एक उदाहरण जो है ये नपुंसक लिंग का हो गया, और दूसरा आप देख लीजिए, जैसे आ गया है यहाँ श्रेष्ठ पुरुषाः, क्या है, तो दूसरे नंबर पर है श्रेष्ठ पुरुषाः। श्रेष्ठ पुरुषाः, तो पुरुषाः उत्तर पद है, तो उत्तर पद देखिए, तो उत्तर पद जो है इसी के अनुसार लिंग और लिंग का निर्धारण होगा। तो पुरुषाः शब्द जो है ये जो है पुल्लिंग का है और बहुवचन का है, पुरुषाः, ठीक है। तो अलग हम करेंगे तो श्रेष्ठ अलग होगा और पुरुष अलग होगा। जब अलग करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें लिंग क्या है। तो पुरुष शब्द जो है वो पुल्लिंग का है और बहुवचन का है, तो श्रेष्ठ शब्द को भी हमको उसी में रखना है। तो जब आप आइए समास विग्रह की तरफ, सामने आइए, हाँ, यहाँ आइए, देखिए, तो श्रेष्ठा च ते पुरुषा ना, तो अब यहाँ च ते है, सह तौ ते बहुवचन है, तो श्रेष्ठा भी बहुवचन है और पुरुषाः भी बहुवचन है, तो यहाँ पर ये ते जो लगा है वो भी बहुवचन का हो गया, सह तौ ते। आया समझ में। तो श्रेष्ठ पुरुषः का जो समस्त पद जो श्रेष्ठ पुरुष है उसका जो समास विग्रह है वो श्रेष्ठा च ते पुरुषा, यानी श्रेष्ठ जो पुरुष। आ गया समझ में कि नहीं आप लोग को? तो उसको फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है और पुल्लिंग है। इससे पहले हमने नपुंसक लिंग बताया, उसमें नपुंसक लिंग जहाँ आएगा बच्चों वहाँ च तत् रहेगा, ये पहचान है, नपुंसक लिंग में च तत् लगाना पड़ेगा। और जहाँ पुल्लिंग आएगा वहाँ पर च असौ भी होगा और चासौ भी होगा, दो में से एक आप कोई भी लगा सकते, जैसे इसमें नीचे अभी आएगा। तो श्रेष्ठः पुरुषा, तो श्रेष्ठः च ते पुरुषाः हो गया। अब इसके बाद आप एक फिर नीचे आ जाइए, तो हम नीचे एक और अलग उदाहरण लेते हैं, ये निशान लगाते हैं महाराज, ठीक। इसी आधार पर आप और समझ लीजिएगा। तो महाराज ये भी शब्द आपका पुल्लिंग का है, लेकिन ये जो है आपका एक वचन का है, ठीक है। तो महाराज जब हमने इसको, ये समस्त पद हो गया, और यहाँ पर हमने अलग जब किया गया, विग्रह किया गया, तो क्या बन गया, महान चासौ राजा। च असौ भी लिख सकते हैं और चासौ भी, ठीक है। तो क्या बन गया, महाराज, फिर बना महाराजा, तो अलग किए तो बन गया महान चा असौ राजा, यानी कि महान राजा, ठीक है। यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग है इसमें। अब नीचे देखिए इसी तरीके से एक और, कृष्णः सर्पः, ये क्या बन गया, कृष्ण सर्पः, यानी कि काला सांप। तो फिर विशेषण विशेष की भूलता इसमें बताया ही है। तो कृष्ण सर्पः यानी कि अब जब हमने सर्प के हिसाब से चलना है, क्योंकि जो सर्प है हमें उत्तर पद है, इसी के हिसाब से देखना है ना। तो उत्तर पद जो है क्या है, तो इसमें कह रहे हैं सर्पः है, तो कृष्ण सर्प, तो सर्प भी पुल्लिंग है, कृष्ण को भी, तो इसको भी पुल्लिंग बनना है, तो कृष्ण सर्प तो वो पुल्लिंग है ही, तो काला सांप, ठीक है। सांप कैसा है, सांप की क्या विशेषता है कि वो काला है ना। तो आगे इसी प्रकार से और अन्य जो उदाहरण है आप इसी प्रकार से करेंगे।
तो इतना याद रखिएगा कि जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का शब्द होगा बच्चों, तो उसमें जो है जब आप समस्त पद होगा तो च असौ या चासौ, दो में से एक कोई भी कर सकते हैं। और अगर नपुंसक लिंग का शब्द है तो वहाँ पर च तत् होगा। ठीक है, तो जैसा अभी उदाहरण में एक नपुंसक लिंग का आपको बताया और एक पुल्लिंग बहुवचन का, और एक जो है ये दोनों जो है पुल्लिंग के ही थे। तो इसी प्रकार ये और अन्य उदाहरण भी आप देख लेंगे, तो जो बताया है उसी विशेषता के आधार पर। अब आप नीचे आएंगे बच्चों, हम लोग आते हैं ख। ठीक है, अब ये दूसरा है इसका। इसमें जो है आपने पढ़ा था कि कर्मधारय के 4 भेद होते हैं। तो पहला जो है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय था। ठीक है, अब आप आइए यहाँ पर देखिए उपमान पूर्व पद कर्मधारय क्या है। उपमान पूर्व पद कर्मधारय, तो जब उपमानवाचक शब्द के साथ साधारण धर्मवाचक शब्दों का समास होता है तो वह उपमान पूर्व पद कर्मधारय होता है। क्या कह रहे हैं कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय जो है, जब उपमानवाचक शब्द के साथ उपमानवाचक शब्द के साथ साधारण धर्मवाचक शब्दों का समास होता है वह उपमान पूर्व पद कर्मधारय होता है। ठीक है, तो उपमान और उपमेयवाचक जो शब्द है इसमें यु और एहु से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं यथा जैसे। अब इसमें आप कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे चाहे कोई भी ले लीजिए। तो हम इसमें ले लेते हैं पुरुष व्याघ्र। ठीक है, क्या है? पुरुष व्याघ्र ये शब्द है। पुरुष व्याघ्र यो, जो समस्त पद है वो बन गया पुरुष व्याघ्र। क्या बना है? पुरुष व्याघ्र शब्द है। तो उसका हमें क्या करना है? हमें जब इसको समास विग्रह करना होगा तो ये बन जाएगा पुरुष व्याघ्र इव। क्या बन जाएगा? पुरुष व्याघ्र यो, यानी कि व्याघ्र के समान पुरुष। किसके समान? तो बाघ के समान पुरुष। ठीक है, यू लगा है ना, के समान, तो जहाँ यू का प्रयोग होगा के समान के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही और भी पुरुष सिंह, तो इसका जब हम समस्त पद से विग्रह करेंगे तो बनेगा पुरुषः सिंहः इव, सिंह के समान पुरुष। तो कहने का मतलब यहाँ पर उपमानवाचक शब्द के साथ साधारण धर्मवाचक शब्दों का समास। ठीक है, तो ये इसी तरह से और भी उदाहरण, अभी कमल कोमलम है तो कमलम यू कोमलम, यानी कमल के समान कोमल। हाँ, कमल के समान कोमल। ठीक है, के समान उपमा है ना, तो कमल के समान। इस प्रकार से ये 2 उदाहरण जो हैं इसी के आधार पर आप और भी बना लीजिएगा, इसमें जितने भी हैं। और इसी प्रकार से बच्चों अब हम आएंगे ग पर। इसके जो भेद थे उन भेद में से अब हम ग पर ये। ठीक है, रूपक कर्मधारय क्या है? रूपक कर्मधारय। इसमें देखें, उपमान और उपमेय के अभिन्न रूप से कल्पित होने से उपमान उपमेय पद के समास को रूपक कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है, उपमान और उपमेय के अभिन्न रूप से कल्पित उपमान उपमेय पद के समास को रूपक कर्मधारय समास कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसे ऊपर अभी बोले थे, तो व्याघ्र के समान
पुरुष। और हमने पढ़ा कमल कोमलम, तो कमल के समान कोमल। तो नीचे जब आप यहाँ पे आएंगे तो अब नीचे देखिएगा बच्चों, ये नीचे ये आया जैसे मुख कमलम देख लीजिए, मुख कमलम। तो मुख कमलम, अब हम कह रहे हैं मुख कमलम जो है ये समस्त पद है। अब हमको जो है इसका वो करना है, अलग करना है, इसको विग्रह करना है। तो मुख एव कमलम, मुख में वो यानी मुख में एव लगाए तो मुख एव कमलम। तो मुख रूपी कमल क्या, इसको कह दो मुख ही कमल है। एव का मतलब मुख ही, ये रूपक है। तो रूपक में बच्चों कोई भी जब उपमा दी जाती तो उपमा समान न कह करके वो सीधे कह देते हैं मुख ही कमल है। ठीक है, तो अभी इसी तरह से उपमा में जाएंगे तो वो उपमा देंगे कि भाई मुख जो है वो कमल के समान है, और यहाँ कह देंगे मुख ही वो कमलम, तो मुख ही कमल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है रूपक कर्मधारय है। तो इसी प्रकार से जैसे विद्याधनम, तो विद्या एव धनम, विद्या रूपी धन, एव यानी आप कहोगे तो विद्या ही धन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूपक कर्मधारय है। तो अन्य भी जो इसमें उदाहरण हैं आप इसी के आधार पर करेंगे। और इसके बाद है उभय पद। घ घ पर क्या है, उभय। उभय मतलब दोनों होता है। तो उभय पद विशेषण कर्मधारय। तो इस समास में विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है, विशेषण का विशेष्य के साथ। तो जैसे देखो उभय पद, तो इस समास में विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है। जैसे देख लीजिए पीत कृष्ण, तो पीतः चासौ कृष्ण, तो इसमें भी है चासौ, तो ये भी उसी तरह। तो पीतः चासौ कृष्ण, पीला और काला, विशेषण का विशेष्य के साथ। फिर श्वेत कृष्ण, इस प्रकार से श्वेत चासौ कृष्ण, श्वेत और काला। तो 2-3 और इसमें उदाहरण है इस तरह से। तो बच्चों इसको जो है आप अच्छे से देख करके फिर कॉपी में कर लीजिएगा, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको देंगे तो भेज रहे हैं, तो इसको आप हल करिएगा। तो इसको अलग करके बताइएगा विग्रह करके कि जहाँ विग्रह रहेगा वहाँ समास, समस्त पद बनाना है, जहाँ समस्त पद रहेगा वहाँ विग्रह। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ आपका ये जो है दूसरा आपके पाठ्यक्रम का कर्मधारय समास यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है बच्चों।